देखो भाई, मैंने आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बताया था, क्लासीफाई किया हमने डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक मैं समझा चुका हूँ कि जिनका खुद का डायपोल मोमेंट नहीं होता। आपको पता है बोहर मैग्नेट्रॉन आपने पढ़ा है, ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा हर एक एटम में, वो नहीं होता है डायमैग्नेटिक। ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जिनका खुद का डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं बताऊंगा मैं अभी। एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था, क्या अगर आप किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता है। ठीक है ना। मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ऐसे 2 मैग्नेट ले लो। ठीक है। आप खुद देखोगे इस चीज़ को, मैं ये 2 मैग्नेट हैं यूँ समझिए आप। ठीक है। नॉर्थ साउथ लगाए हैं। ठीक है। अब अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन पास करो, हाइड्रोजन गैस छोड़ी आपने, आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन इनके ऊपर नहीं चिपकी। ठीक है। अगर यहाँ ऑक्सीजन छोड़ते हो आप तो ऑक्सीजन यहाँ पे चिपक जाएगी। ये जो मटेरियल है बीच में आपने कोई लगा रखा है, इसके ऊपर चिपक जाएगी। हम ये देखेंगे ऑक्सीजन चिपक जाती है इसके ऊपर। तो ऑक्सीजन कैसा और डायमैग्नेटिक ही पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है। हाइड्रोजन क्या हुआ इसका मतलब, हाइड्रोजन नहीं चिपका यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड उसको पसंद नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। आगे समझ में, इसलिए तो क्लासीफाई किया हमने, सच में ऐसा होता है। ठीक है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो पसंद करती है, जो चिपक जाती है मैग्नेटिक फील्ड में। करके देखेंगे यार तो ये चिपक जाएगी, जबकि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, दीज आर डायमैग्नेटिक। ठीक है। होता क्या है, जैसे हम सोलेनॉइड के अंदर क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सोलेनॉइड को हम करंट दे करके क्या बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यही तो, तभी तो लगाना पड़ेगा ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखेंगे क्या होगा अगर आप इसके अंदर ऐसा मटेरियल रखते हो जिसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद है, और एक ऐसा मटेरियल रखते हो जिसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है। ठीक है। मान लो आपने एल्यूमिनियम रखा, और एल्यूमिनियम जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है भाई, नोट कर लेना। एल्यूमिनियम रखा तो वो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में रहना भी उसको पसंद है। ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर कॉपर रखोगे, कॉपर डायमैग्नेटिक है, तो वो उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों होता है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है कि मान लो ये कॉपर रखा आपने, इसमें सभी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, एटम जो है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शंस, और कोई ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में स्टे कर रहे हैं सारे। तो होगा क्या, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो इस डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रॉन था क्या बना रहा था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है। वो तो वैसा ही रहेगा। जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उस डायरेक्शन के जो इलेक्ट्रॉन है वो सुस्त पड़ जाते हैं। यानी कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, ये जैसे पहले ये कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता, क्योंकि इस डायरेक्शन का मैग्नेटिक डायपोल और इस डायरेक्शन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों इक्वल हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनके कारण। लेकिन क्या होता है, जैसे आप डायमैग्नेटिक मटेरियल लगाते हो उसके कारण क्या होता है कि आप देखते हो कि उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उस डायरेक्शन के जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं, और उस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड क्या पड़ जाता है, वीक। तो स्ट्रॉन्ग फिर कौन सा हुआ इसका, खुद का अपोजिट डायरेक्शन का। और हम क्या कहते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है, रिड्यूस। ऐसा होता है। आया समझ में। अब आते हैं फेरोमैग्नेटिज्म के ऊपर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं स्ट्रांगली। ठीक है। एग्जांपल क्या है, आयरन हो गया अपना, सॉफ्ट आयरन, जैसे कोबाल्ट। ठीक है। एल्निको, गैलोडियम, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। ठीक है। तो क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर, ऐसे बहुत सारे एटम्स रिवॉल्व करते हैं, बहुत सारे एटम्स, और एक्सिस के अबाउट क्या बनाते हैं, खुद का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे, ये मान लो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आयरन मान लो, कुछ भी ऐसा। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एटम्स मिल करके एक ग्रुप बना लेते हैं, समझ में आया? और वो ग्रुप जो है वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आगे समझ में। तो बहुत सारे एटम्स का जो बंच बनता है, ग्रुप बनता है, और वो कितने एटम्स होते हैं, लगभग 10⁻11 एटम्स एक ग्रुप में। ठीक है। बहुत सारे संख्या हैं, ये समझिए बहुत ज़्यादा हैं। तो इतने सारे एटम्स मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं अपना, और खुद अपनी डायरेक्शन में क्या बना लेते हैं, एक
खुद कहाँ से आप बच्चे आप नहीं बनाते ग्रुप, वैसे ये सिस्टम है, ठीक है ना। खुद की डायरेक्शन में खुद का उनका क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैं इस चीज़ को कैसे शो करूँगा, मैं इस चीज़ को ऐसे शो करूँगा भाई, ठीक है, या फिर मैं ऐसे शो करता हूँ, सारे के सारे एक बंच बना लेते हैं अपना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, समझ में आ गया। और ये साइज़ इतना बड़ा होता है कि आप इसको आँखों से देख सकते हो। ये साइज़ अप्रोक्सीमेट 1 या 2 मिलीमीटर के बीच में होता है, 1 mm या 2 mm। तो 1 mm आपको दिखता है आँख से, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ऐसे बहुत सारे बंच होते हैं, बहुत सारे बंच, ठीक है। एक बंच है, एक ग्रुप है ये, ठीक है। अब इस एक ग्रुप को मैं सिंगल एक एरो से दिखाऊंगा और इनका नाम हमने क्या रखा है पता है, डोमेन्स। क्या नाम है, डोमेन, ठीक है। अब ऐसे 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 ये एक ग्रुप है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंगेज्ड हैं, ऐसे रहते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ऐसे रहते हैं, किसी भी शेप में रह सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो, हेक्सागोनल शेप हो, ट्रायंगुलर शेप भी हो सकती है, बिल्कुल जैसे ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। लेकिन है क्या, मतलब जो इनका नॉर्थ साउथ है ना, दिख रहा है आपको, नॉर्थ साउथ, वो एक दूसरे के साथ क्या है, इंगेज्ड है यहाँ, ठीक है। इसलिए जब आप इस मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके पास आप किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हो, मैग्नेटिक मटेरियल को लेके जाते हो, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, उसको ये अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि इनके जितने भी डोमेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंगेज्ड हैं, क्लियर कट नॉर्थ साउथ नहीं है। आ रहा है समझ में, ये इस तरह से अरेंज हैं। लेकिन जब हम सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, क्या लगा देते हैं हम, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या यूँ समझ लो इस पीस को उठा के कहाँ पे रख दिया हमने, सोलेनोइड के अंदर। होगा क्या, सोलेनोइड ने क्या बनाया, बी नोड, यू नो वेरी वेल, आया ना समझ में। अब होगा क्या, ये जितने भी डोमेन्स होंगे चाहे किसी भी शेप में हो, इनके ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क के कारण ये घूमेंगे, इनके ऊपर टॉर्क लगेगा। कोई ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर लेंगे, अपने आप को अलाइन कर लेंगे। इस तरह से जो शेप है वो टूट करके अपने आप को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइन करेंगी। आ गया समझ। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे क्या हुआ, क्लियर कट नॉर्थ बन जाएगा और एक क्लियर कट क्या बन जाएगा, साउथ। अब ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, समझ में ना। तभी तो मैंने बोला सॉफ्ट आयरन डालते हैं हम उसके अंदर, और सॉफ्ट आयरन खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और बी नोड को क्या करता है, सपोर्ट, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन हो गया इसका, आगे समझ में। अब बी नेट इंक्रीज कर गया है, आगे समझ में, हाँ यही तो चीज़ है। तो ऐसे होता है, तो सारे के सारे डोमेन्स अपने आप को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कंडीशन यही है, और जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसी डायरेक्शन में फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आगे समझ में, ठीक है। तो ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी। अब होगा क्या, जैसे मान लो आपने क्लियर कट ऐसा कर दिया, चलो मैं नीचे बना देता हूँ। ये डोमेन्स जो हैं इन क्लोज शेप से हट करके नॉर्थ साउथ क्लियर कट यहाँ बना गए हैं ऐसे, तो हम इसको बोलते हैं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। लेकिन नॉर्थ पोल यहाँ ठीक यहाँ होता है क्या, आंसर इज़ नॉट। थोड़ा सा अंदर आप मैग्नेट के अंदर जाओगे तब वहाँ पे पोल मिलेगा इसका। और पोल कौन सा पॉइंट होता है, पोल एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके कारण सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म बनता है, वहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनता है, पोल्स पे, नॉर्थ और साउथ। तो आप क्या सोचते हो, बिल्कुल एंड पे होते हैं कि नहीं, थोड़ा सा अंदर होते हैं। और कितना अंदर होते हैं, अबाउट 7 to 8 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, 7/8 ऑफ इट्स लेंथ। इसकी लेंथ का कितना अंदर हो जाएंगे, 7/8 टाइम्स। इतना अंदर जाने पे क्या मिलेगा आपको, पोल। इतना इधर से इतना इधर से, समझ में। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसके नीचे आग जला दिया आपने, होगा क्या, इनमें एक मैकेनिकल मोशन आएगा। इनमें क्या आएगा, मैकेनिकल मोशन, और ये अपनी डायरेक्शन से हट जाएंगे। और गर्म करते चले गए आप, और ज़्यादा मैकेनिकल मोशन आएगा। जैसे पानी उबल रहा है, आप सोचिए इस चीज़ को, पानी में मैकेनिकल मोशन होता है ना पार्टिकल्स का,
वही सिचुएशन यहाँ होगी और ये सारे के सारे डोमेन्स फिर टूट जाएंगे और अपने आप को उसी शेप में या किसी भी शेप में अरेंज करेंगे जिसमें ये मतलब इंगेज हो, क्लोज होना चाहते हैं। क्योंकि आप सोचो इस चीज़ को, ये क्लोज होना चाहते हैं। जब आप एक मैग्नेट को देखोगे, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो है क्लोज लूप बनाना चाहते हैं, क्लोज्ड, तभी तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, समझ में। तो ये इंगेज होना चाहते हैं, ये ऐसे नहीं, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में अभी आप सोचो 2 साल तक स्टे कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कभी। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, गर्म करोगे तो मैग्नेटिज्म बिगड़ेगा ही, खत्म होगा मैग्नेटिज्म, क्योंकि इनमें क्या आएगा, मैकेनिकल मोशन, और ये डोमेन सारे फिर से इस तरह से या किसी भी शेप में अपने आप को इंगेज कर लेंगे मैग्नेट के अंदर, आगे समझ में। तब ये किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, न रिपेल करेगा, ठीक है। अब जैसे आप इसको कुछ दिन तक छोड़ देते हो, मान लो गर्म नहीं कर रहे, आप गर्म नहीं कर रहे हो, गर्म करने के कारण तो मैंने बता दिया आपको क्या होगा, एक लिमिट आएगी, लिमिट के बाद मैग्नेटिज्म ख़त्म। और वो लिमिट क्या है, मैंने आपको बताया, क्यूरीज कांस्टेंट बताया था, ठीक है। जैसे जैसे आप गर्म करोगे, ये वैसा ही बिहेवियर है इसका। मान लो आप आइस का टुकड़ा ले रखा है, आइस क्यूब, एकदम से सारा मैग्नेटिज्म जीरो नहीं होगा, एकदम से ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। क्या होगा, जैसे जैसे आप गर्म करोगे आइस को, तो धीरे 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 पानी में कन्वर्ट होगी, लेकिन पूरी एकदम से नहीं होती, आपको पता है। वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा, जैसे जैसे आप गर्म करोगे, ससेप्टिबिलिटी का एक फॉर्मूला और है, C/T माइनस TC। जैसे जैसे T बढ़ाओगे आप, T इज़ ग्रेटर देन TC, जैसे जैसे आप T बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा और ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करती चली जाएगी, लेकिन एकदम से डिक्रीज नहीं करती है, जैसे बर्फ़ पिघलती है, सेम वैसा एग्जाम्पल है, आगे समझ में। हाँ, अब जैसे आपने इसको कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दिया, अब होगा क्या, ये नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। ध्यान से देखो, ये जो डोमेन है, ये डोमेन पास पास है, नॉर्थ को क्या करेंगे, रिपेल, और रिपेल करके कैसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। ये वाले भी ऐसे ही, साउथ को क्या करेगा, दिख रहा है आपको, साउथ को क्या करेगा, रिपेल। और कुछ दिन छोड़ दोगे, और ज़्यादा अपनी पोजीशन से हट जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है कि आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, चाहे मैग्नेट हो, उसको कुछ साल बाद आप देखो, 1-2 साल बाद उसका मैग्नेटिज्म कम हो जाता है, या कईयों का तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे डोमेन्स कुछ सालों बाद हटना शुरू कर देंगे और वापस अपने आप को एक क्लोज शेप में अलाइन करने की कोशिश करेंगे, समझ में आ रहा है। ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है कि किसी भी मैग्नेट को सेव कैसे करें, हम किसी मैग्नेट को हम कैसे बचाएं कि उसमें ऐसे डोमेन्स ना बिगड़े। देखो तरीका क्या है, अगर आप मैग्नेट लेते हो, 2 मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, देखो मैंने बताया ना, ये क्लोज होना चाहती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये जो अपने आप को क्लोज करना चाहती हैं, तो ये यहाँ पे क्लोज्ड हैं, ऐसे ही क्लोज करना चाहती हैं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो अपने को। देखो नॉर्थ से ही मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और ऐसे साउथ में जाएगा, ऐसे घूम करके, यहाँ साउथ किधर है, यहाँ नॉर्थ से निकलेगा, यहाँ साउथ में, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड साउथ में, ध्यान से देखो, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकला साउथ में, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली साउथ में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली साउथ में, आगे समझ में डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लोज शेप में आना चाहता है, अपने आप को क्लोज करना चाहता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हो, अगर आपने यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया तो इंडक्शन के कारण इसको चिपका लेता है। इंडक्शन क्या मतलब, इधर नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ चिपका लेगा, इधर साउथ और इधर ये है नॉर्थ, इंडक्शन होगा और इंडक्शन के कारण चिपका लेगा। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की खासियत यही है कि बाहर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, सबको किधर ट्राई करेगा, अपने अंदर ले जाने के लिए, बता रखा है ना मैंने। तो ये हमने एक आयरन की स्ट्रिप अगर लगा रखी है, तो ये क्या करेगी, अंदर सारी जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर थी सभी को अंदर रखेगी और ऐसे क्लोज कर देगी, आगे समझ में। इधर भी ऐसा ही होगा, अगर एक स्ट्रिप लगा दें यहाँ पास में आयरन की, ठीक है, तो ये अंदर जितनी भी लाइंस हैं उनको अंदर ले जाएगी और इनको ऐसे इंडक्शन के कारण, देखो साउथ नॉर्थ साउथ, इंडक्शन के कारण यहाँ टेढ़ा होने से बचाएगी। देखो अब इसे,
ये नॉर्थ था, अगर ये सीधी होती साउथ के साथ सीधी रहती, इंडक्शन के कारण साउथ क्रिएट हुआ ना यहाँ, तो ये जो नॉर्थ है ये वाला डोमेन ये नॉर्थ है, अब ये स्ट्रेट ही रहता है क्योंकि इसको इंगेज होने के लिए सामने साउथ मिल गया है, इसको मुड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? मुड़ के आने की ज़रूरत पड़ी इसलिए अपने थोड़ी सी डायरेक्शन इसको ऐसे करनी पड़ी। अब इसको साउथ सामने ही मिल गया है, आगे समझ में? अब ये सारी सीधी रहेंगी, पीछे एक और लगा दिया तो ये क्या रहेंगी, अब स्ट्रेट रहेंगी। पीछे और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगा दिया तो अब स्ट्रेट रहेंगी। सीधा ही समझ में? तो ऐसे जब आप कोई मैग्नेट लेने जाओगे तो आपको एक सिंगल मैग्नेट कभी नहीं मिलती। मैग्नेट कैसे देगा आपको अगला? पेयर्स में। समझ में आ गया? और पेयर्स में कैसे मिलेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे, यहाँ पे कोई कार्डबोर्ड रखा हुआ होगा बीच में या वुडन कोई भी ऐसे मटेरियल, और दो मैग्नेट्स आपको दी जाएंगी पेयर में, जोड़ी में, और उनके दोनों तरफ क्या लगा होगा? सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप। कैसे मिलेंगी आपको मैग्नेट से? पेयर में। कभी भी सिंगल मैग्नेट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सिंगल मैग्नेट जैसे रखोगे आप सिंगल रख दो उसको घर पे, वही हाल होगा जो मैंने अभी बताया। कुछ दिन बाद ये सारे डोमेन्स बिखर जाएंगे, मैग्नेटिज्म ख़त्म। चीज़ आ रही समझ में? तो ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अभी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट दो टाइप की होती हैं, एक आर्टिफिशियल नेचुरल। ठीक है, मैं बेसिकली किसकी बात कर रहा हूँ? आर्टिफिशियल हम बना सकते हैं दोनों तरह की, परमानेंट बना सकते हैं। देखो, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक होती है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, जैसे ये क्लोज डोमेन थी, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये कैसी हो जाएंगी? ऐसी हो जाएंगी कि नहीं मटेरियल के अंदर? ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटाओ तो वापस कैसी हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए कि नहीं? तो ऐसा होता है न भी हो, ज़रूरी नहीं कि ऐसी हो। समझ में? बताता हूँ एग्जांपल से। जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगाया बी नोड सोलेनोइड के अंदर, ये ऐसी होगी, और जब इस मैग्नेटिक फील्ड को हटाया तो हमने देखा ये ऐसी ही रही। अब ये क्या बन गई है? परमानेंट मैग्नेट। आगे समझ में? अब ये मैग्नेट बन गई है, परमानेंट मैग्नेटिज्म है इसके पास। और जो वापस हो जाएं, ऐसे ही बन जाए, बी हटाने पे वापस ऐसे ही बन जाए, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये क्या बोली जाती है? सॉफ्ट मैग्नेट्स, और ये हार्ड मैग्नेट्स। आगे समझ में? क्या मटेरियल यूज़ करते हैं? बिल्कुल, मटेरियल भी अलग अलग होगा दोनों का। ठीक है, आप देखोगे आयरन जो है ना, आयरन उसको अगर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो आयरन ऐसे हो जाएगा, डोमेन सीधी हो जाएंगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे वापस डोमेन ऐसे हो जाएंगे। तो आयरन को यूज़ करेंगे किस में? इलेक्ट्रोमैग्नेट में। सॉफ्ट आयरन। कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? बताया मैंने आपको। क्यों यूज़ करते हैं भाई ये? क्योंकि हम क्रेनों में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, और कई जगह यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि जब करंट पास करवाएं तभी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करें, जैसे ही करंट बंद करें मैग्नेटिज्म क्या हो जाए? जीरो। समझ में आ गया? एक गाड़ी चिपका ली क्रेन से, ठीक है, उठाने के लिए, करंट पास करवाया, ये सीधी होगी, सॉफ्ट आयरन की डोमेन्स सीधी होगी, खुद मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही करंट छोड़ दें, हम करंट बंद कर दें, तो मैग्नेटिज्म क्या हो जाना चाहिए? ज़ीरो। लेकिन आपने मटेरियल ऐसा डाल दिया जैसे स्टील, वो वापस ऐसे इस पोजीशन पे आए नहीं। आप चाहते हो गाड़ी छोड़ दे, वो तो छोड़ेगा ही नहीं। आ गया ना समझ में? आप चाहते हो जिस टाइम पे करंट ज़ीरो, वापस मैग्नेटिज्म क्या हो जाए? ज़ीरो। तो ऐसा सिर्फ तभी होगा जब वो वाला मटेरियल यूज़ करोगे जो ऐसा हो जाए फिर वापस ऐसा हो जाए। आगे समझ में? तो ऐसा मटेरियल क्या है? सॉफ्ट आयरन। और अगर परमानेंट मैग्नेट ही बनना चाहते हो आप तो क्या यूज़ करते हैं हम? स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है ना, इस टाइप की जो मेटल्स हैं वो यूज़ करते हैं। इस टाइप के मटेरियल्स का यूज़ होता है। आगे समझ में? अब एक टॉपिक बचता है इसमें, हिस्ट्रेसिस लॉसेस, या हिस्ट्रेसिस करो क्या आता है, ध्यान से देखिए। Hysteresis loss. What is meant by hysteresis loss? The phenomena which takes place
ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मीडियम। कहाँ यूज़ होता है ये बताऊंगा मैं। हिस्टैरिसीस लॉस कहाँ देखते हैं, ठीक है। एक हिस्टैरिसीस लॉस की डेफिनेशन मैंने आपको सामने लिख दी है। द फिनोमिना, एक ऐसा फिनोमिना जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण हम देखते हैं। किसी मीडियम का जो है ना मैग्नेटाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन। ऐसे कैसे होगा, क्योंकि आप देखो, अगर आप एक सोलेनोइड में करंट फ्लो करवाते हो, ठीक है, और वो करंट आपने कौन सा दे दिया, अल्टरनेटिंग करंट। कौन सी सप्लाई दे दी, अल्टरनेटिंग करंट, एसी सप्लाई दे दी। अब एसी सप्लाई पता है आपको क्या होती है, एसी सप्लाई का ग्राफ आप देखो कैसा होता है, ठीक है। ये करंट मैक्सिमम आई नोड, इधर आई नोड नेगेटिव, नेगेटिव आई नोड, करंट बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में घट रहा है, फिर बढ़ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में ही घट रहा है। तो होगा क्या, आपने इसको एसी सप्लाई दी है, तो करंट बढ़ने के कारण जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटिज्म बी नोड इसके अंदर बढ़ेगा, और जैसे ही उसी डायरेक्शन में घटेगा तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घटेगा इसमें। तो एक बार क्या हो रहा है मीडियम का मैग्नेटाइजेशन, दूसरी बार घटने पे क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन। समझ में? फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक बार इधर बनेगा बढ़ते हुए, फिर वही लाइंस घटना स्टार्ट कर देंगी, 0 1 2 3 4 5, फिर वो लाइंस घटेंगी 4 3 2 1 0। अब अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तो मीडियम का क्या होगा, कंटिन्यूस मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। अगर आप यहाँ पे एक मटेरियल रख देते हो तो उसके अंदर हम कैसा बिहेवियर हम देखते हैं, उस मटेरियल का बिहेवियर कैसा है, मतलब मीडियम है ना बीच में, कोई मटेरियल डाल दिया आपने, उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस हम कहाँ देखेंगे, वो सारी चीज़ें 1 मिनट में देखिए। जैसे ये क्या बनाता है, सोलेनॉइड क्या बनाएगा, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H। तो ये है H, एक्स एक्सिस पे क्या है H, वाई एक्सिस पे क्या है भाई B। जो B बनेगा ना इसमें मटेरियल का बनेगा ना, मैग्नेटाइजेशन होगा, अभी भी बताया मैंने, सॉफ्ट आयरन डालेंगे तो खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो। तो ये मैंने B रख दिया एज इट इज़। अब जैसे जैसे आप H को इंक्रीज़ करोगे, ध्यान से देखो, जैसे जैसे H इंक्रीज़ करेगा मतलब करंट इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है आपको दिख रहा है कि करंट जो है कुछ टाइम में, ये टाइम की लाइन है, ये वाली टाइम लाइन, करंट कुछ टाइम लेगा और करंट इंक्रीज़ करेगा। तो हमें पता है HNI होता है ना भाई, जितना करंट उतना ही तो H बनता है इसमें, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, समझाया था। अब जैसे जैसे आप H को इंक्रीज़ करोगे, H इंक्रीज़ करेगा क्योंकि सप्लाई ऐसी दे रखी है आपने, तो H इंक्रीज़ करेगा, वैसे वैसे B भी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन उसका ग्राफ कैसा आएगा वो देखिए, जैसे जैसे आप H बढ़ाओगे, H बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप H बढ़ाओगे B भी बढ़ेगा, और एक लिमिट के बाद ये हो जाएगा सैचुरेट। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेट होना। यहाँ सैचुरेशन पॉइंट आ गया, समझ में? ये कैसा ग्राफ है ये। अब आप H को बढ़ा रहे हो, B तो बढ़ ही नहीं रहा है, समझ में आ गया। H बढ़ा रहे हो लेकिन B नहीं बढ़ रहा है, तो ये यहाँ पे हो गया सैचुरेट, ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ इसको। अब जैसे आप अपोजिट डायरेक्शन में घटना स्टार्ट होगा, ये समझिए इस चीज़ को। अब ये घटना स्टार्ट होगा उसी डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट होगा। अब इसी डायरेक्शन में करंट घटना स्टार्ट होगा, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही घटेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ही घटेगा, ठीक है। अब आपने घटाना शुरू किया, यानी कि इसी डायरेक्शन में कम हो रहा है, तो आप क्या देखोगे, ऐसा आपको ये वाला रास्ता नहीं मिलेगा, वापस ये वाला ग्राफ नहीं मिलेगा आपको। कैसा ग्राफ मिलेगा वो दिखा रहा हूँ। ये आपने H 0 कर दिया, लेकिन इस मीडियम का कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गया है, ये पॉइंट O, ये पॉइंट P, ध्यान से देख लो। आपने H तो 0 कर दिया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड टोटल 0 नहीं हुआ। OP कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गया इस मटेरियल का, समझ में आ रहा है। अब उल्टा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ही ये क्या होगा, 0। उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को 0 करने के लिए उल्टी डायरेक्शन में करंट चाहिए अपने को। तो ये बच गया है OP जो मैग्नेटिक फील्ड बच गया है इस मटेरियल के कारण, इसको क्या बोलते हैं, ये रिटेन रहेगा, रिटेन, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। OP क्या बोली जाएगी, रिटेंटिविटी।
OP इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। आगे समझ में, OP रिटेंटिविटी है। अब यही पूछते हैं इसमें है क्या ये। अब आपने घटाना शुरू किया, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, और ये कुछ अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड बना, तब जाके ये जीरो हुआ है। कुछ अपोजिट डायरेक्शन में करंट देने पर, अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हुआ तब। आगे समझ में। और आप ऐसे घटाते चले गए इसको, अब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये नेगेटिव। अब आपने यहाँ तक पहुँचे थे आप अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके बी क्या हुआ, जीरो। अब भी करंट बढ़ ही रहा है लगातार अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट बढ़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। फिर आप देखोगे ये क्या हो गया, सैचुरेट। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना चालू हो गया है। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, और एक टाइम ऐसा है उसके बाद और बढ़ा ही नहीं, जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ था वैसे। अब क्या हो गया, ये सैचुरेट। आगे समझ में। फिर इसकी वही प्रोसेस, अब उसी डायरेक्शन में घटना चालू होगा करंट। आप क्या देखोगे, जब उसी डायरेक्शन में करंट डिक्रीज करना स्टार्ट किया है, तब ग्राफ आपको ये वाला मिला। यहाँ आपका करंट बिल्कुल जीरो हो गया है अपोजिट डायरेक्शन का, उल्टाते हुए, लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गया है, इसको नाम दे देते हैं OP डैश। वही चीज़ है रिटेंटिविटी। इसको ज़ीरो करने के लिए फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ करंट चाहिए, और फिर वही प्रोसीजर सारा, इतना करंट देने पर पॉजिटिव वाला, तब पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना, वो इसको क्या कर पाया, ज़ीरो। और इस ग्राफ को अगर आप मिलाते हो तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलता है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में। ये हिस्ट्रेसिस कर्व टाइप ये ग्राफ आपको मिला है। ये बनाने की ज़रूरत नहीं, मेरे को दिख रहा है आपको बोर्ड पे, ठीक है। ये हिस्ट्रेसिस कर्व है, ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण बना हुआ ग्राफ है। आया समझ में। अब ये है क्या, अगर आप देखोगे इसको निकालना चाहो, एरिया ऑफ द ग्राफ आपको क्या देगा, कैसे निकलेगा, B इंटू एच। आया समझ में। एरिया ऑफ द ग्राफ इज B इंटू एच। और ये है क्या, हिस्ट्रेसिस कर्व है क्या, तो B इंटू एच करते तो आपको एनर्जी की डायमेंशंस मिलेंगे इसमें, M1 L2 T-2। आ गया समझ में। ये एनर्जी की डायमेंशंस आपको मिलेंगे इसमें। एनर्जी, हिस्ट्रेसिस कर्व क्या है, मतलब एनर्जी है। इट इज़ लॉसेज ऑफ एनर्जी। क्या ये, लॉस ऑफ एनर्जी। हिस्ट्रेसिस कर्व एक ही चीज़ है, एनर्जी का लॉस होना। और जो ट्रांसफॉर्मर है अपना, उसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्रेसिस लॉस क्या है। मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के कारण क्या हुआ, एनर्जी का लॉस, और वही लॉस एरिया ऑफ द ग्राफ है। हिस्ट्रेसिस कर्व का जो ग्राफ है वो क्या है आपका, लॉस ऑफ एनर्जी। आ गया समझ में, ठीक।